हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील, आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है पृष्ठ रसायन। पिछली क्लास में हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था एनसीईआरटी का, जो कि था फ्रेंडलिक का समतापी अधिशोषण वक्र। और समतापी अधिशोषण हमने वहां पर फ्रेंडलिक का समझाया था। एनसीईआरटी में केवल फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी को ही एक्सप्लेन किया गया है, जबकि इस कह सकते हैं इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और साइंटिस्ट का समतापी हम कह सकते हैं अधिशोषण के बारे में चर्चा की गई है, और वह हमारा जो है वह है लैंगम्यूर। तो आपको यह बता दूं, यह वाला टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बाकी काफी सारी बुक्स में यह टॉपिक दिया हुआ है, और हम कह सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात यह है कि इस टॉपिक में जो लास्ट में हम देखेंगे जो रिजल्ट निकल रहे हैं, उन्हीं रिजल्ट से हम जो फ्रेंडलिक का जो रिजल्ट थे समतापी अधिशोषण के, उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं। इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं यह टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि हमारा है लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। अब सबसे पहले लैंगम्यूर मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अधिशोषण क्या होता है कि जब किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस के अणु एकत्रित होते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं अधिशोषण की क्रिया। और हमने आपको पिछली क्लासेस में यह बता चुके हैं कि अधिशोषण की क्रिया अवशोषण की क्रिया से बिल्कुल अलग होती है। अधिशोषण को एडजॉर्प्शन कहा जाता है और अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यहां पर डी की जगह अवशोषण में इंग्लिश में बी आ जाता है, एब्जॉर्प्शन। यानी कि अवशोषण क्या चीज हुई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी स्पंज को किसी जल में आप डुबोते हैं तो वो स्पंज वो फॉर्म सब तरीकों से अपने विभिन्न हिस्सों पर जल को समान रूप से क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। लेकिन अधिशोषण के प्रोसेस में ठोस केवल अपने पृष्ठ पर गैस के अणुओं को एकत्रित करता है, उसके भीतर नहीं करता। और यही बात अधिशोषण को अवशोषण से अलग करती है। तो पहली बात हमने बता दी कि लैंगम्यूर ने अधिशोषण को अपने हिसाब से हम कह सकते हैं डिफाइन किया, और खास बात क्या थी, उसने भी समतापी पर रखा। यानी कि जब पूरा प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान जो ताप है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लैंगम्यूर का जो समतापी या लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी था, इसके लिए लैंगम्यूर ने, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस, जिसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं, हिंदी में अभिग्रहित कहते हैं, उसको उसने क्या करा, स्वीकार किया। यानी कि उसकी कुछ जो हाइपोथेसिस थी इस प्रकार से थी, लैंगम्यूर की अभिग्रहित। तो क्या अभिग्रहित थी लैंगम्यूर ने अपने प्रोसेस को समझाने के लिए। देखिए, चाहे फ्रेंडलिक का जो हमने लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी का किया था, चाहे ये वाला टॉपिक लैंगम्यूर के संदर्भ में समझिए, दोनों एक ही बात को समझा रहे हैं। दोनों क्या कह रहे हैं कि यदि हम अधिशोषण की क्रिया को या अधिशोषण की घटना को समान ताप पर रखें, यानी कि पूरी प्रोसेस के दौरान यदि ताप क्या रखें, नियत रखें, तो दोनों ही इस बात की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अधिशोषण की क्रिया दाब पर निर्भर करेगी। और दाब किस पर लग रहा है, ऊपर की गैस पर लग रहा है। ऊपर की हम कह सकते हैं जो ठोस के ऊपर जो गैस है, गैस के अणु है, उन पर लगने वाले दाब किस प्रकार से अधिशोषण पर हम कह सकते हैं प्रभाव डालता है दाब, इसी को इन दोनों ने अपने अपने तरीके से व्यक्त किया है। लास्ट में रिजल्ट दोनों के एग्जैक्ट सेम ही आते हैं, लेकिन तरीका बताने का दोनों का अपना अलग अलग है। तो इसने जो जो अभिग्रहित जो जो हाइपोथेसिस ली, इस बात को बताने के लिए वो कुछ हम कह सकते हैं इस प्रकार से। पहला, लैंगम्यूर के अनुसार जब कोई ठोस होता है, हमने यहां पर एक ठोस बना लिया, मान लेते हैं ये एक ठोस है, और इस ठोस को आप जानते हैं हम नाम देते हैं अधिशोषक। अधिशोषक जिसे इंग्लिश में एब्जॉर्बेंट कहा जाता है। और इसके ऊपर हम कहते हैं कि यहां पर ये क्या है, वह गैस के अणु है जो कि अधिशोषित हो सकते हैं, यानी कि इसके ठोस के पृष्ठ पर इकट्ठे हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, और इसी क्रिया को हम अधिशोषण की क्रिया कहते हैं। तो हमने कहा कि ये क्या है, यह हमारे पास है अधिशोष्य, अधिशोष्य जिसे इंग्लिश में एब्जॉर्बेट कहा जाता है। तो ये अधिशोष्य जो कि गैस है, जो कि क्या है, एक गैस है,
यह अधिशोषक जो कि एक ठोस है, उसके पृष्ठ पर इसके अणु क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। तो पहली हाइपोथेसिस जो लैंगम्यूर की थी वो यह थी, इसके अनुसार ठोस के पृष्ठ पर जिन जिन स्थानों पर ये अधिशोष्य या गैस के अणु स्थित होंगे, एकत्रित होंगे, उन स्थानों की संख्या क्या है, वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। वो ऐसे नहीं है कि बदल रही हो। तो जैसे हम कहें इसके पृष्ठ पर ये जो अणु आएंगे, कहां कहां आ सकते हैं, तो मैं यहां पर बनाना चाहूं तो मैंने कहा इस प्रकार से जगह है, मान लेते हैं ये हमने जगह बना ली, ये जगह है, ये जो अणु हैं अधिशोषी या गैस के, वो यहां पर आकर के एकत्रित हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है, जो हमारा लैंगम्यूर है, ये कहता है ये जो हमारे स्थान है जहां पर गैस के या अधिशोष्य के अणु आकर के ठोस के पृष्ठ पर इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, स्थित हो जाएंगे, उनकी जो संख्या है वो क्या है, नियत है। पहली इसकी जो हाइपोथेसिस थी वो ये थी। तो लिख लेते हैं, हमने कहा ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण स्थल की संख्या नियत रहती है, यानी कि अधिशोषण की क्रिया के दौरान यह संख्या नहीं बदलने वाली। भाई पृष्ठ पर एक जगह है, खांचे से हैं, आप ये कह सकते हैं, उन खांचों की संख्या फिक्स है। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल बदलेगा, पृष्ठ की सतह बड़ी या छोटी होगी तभी बदलेगा ना, अन्यथा तो क्या होगा, ठोस के पृष्ठ पर उन खांचों की जगह जहां पर गैस के अणु आकर के स्थित होंगे, वो हम कह सकते हैं नियत रहेगी, कांस्टेंट होगी। इसी बात को लैंगम्यूर ने अपने पहले हाइपोथेसिस में दिया। दूसरा ये कहते हैं कि ये गैस के अणु यहां से आते हैं और इन ठोस के यानी कि अधिशोषक के इन स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं। ये एकत्रित हो गए, कुछ यहां पर हो गए, कुछ यहां पर हो गए, ऐसे एकत्रित हो गए ये। तो यह जो क्रिया है ये हमारी क्या है, अधिशोषण की क्रिया। और इस अधिशोषण की क्रिया में कुछ खांचों पर क्या होते हैं, गैस के अणु आ जाते हैं और कुछ खांचों पर हम कह सकते हैं वो रिक्त भी रह सकते हैं। यानी कि अधिशोषण की क्रिया आगे की ओर प्रोग्रेसिव रहती है, आगे की ओर चलती रहती है, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं एक ऐसी स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था एक ऐसी स्थिति है जिस पर अधिशोषण की क्रिया तथा विशोषण की क्रिया दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो क्या कहा मैंने, दूसरा हम कहते हैं साम्यावस्था पर अधिशोषण तथा विशोषण। देखिए अधिशोषण को तो एड्सॉर्प्शन कहा जाता है, विशोषण को कहा जाता है डिसॉर्प्शन। साम्यावस्था पर अधिशोषण तथा विशोषण की क्रिया बराबर होती है। क्या अर्थ है इसका, देखिए अधिशोषण का अर्थ है इस गैस के अणुओं का ऊपर से आकर के इस अधिशोषक या ठोस के पृष्ठ पर उपस्थित जो खांचे हैं उन पर एकत्रित हो जाना। इस क्रिया को कहते हैं अधिशोषण की क्रिया। और विशोषण क्या हुआ, विशोषण इसकी बिल्कुल विपरीत क्रिया हो गई। इसका अर्थ है ठोस के इन खांचों पर जहां पर अणु स्थित हैं, ये कुछ ऐसा हो कि अणु यहां से निकल करके बाहर की ओर निकलते चले जाएं। ये क्रिया हमारी कहलाती है विशोषण की क्रिया। अब यदि हम कहें कि इस ठोस के पृष्ठ पर जो खांचे हैं उस पर कुछ गैस के अणु आके स्थित हो गए और थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस चलेगा तो सारे गैस के अणु क्या हो जाएंगे, इस पर स्थित हो जाएंगे। अधिकतर खांचे हमने कहा भर जाएंगे। अब अधिकतर खांचे भरेंगे तो अब अधिशोषण की क्रिया कैसे हो पाएगी, तो वो तभी संभव है जब यहां से कुछ अणु बाहर की ओर निकलते जाएं और ऊपर से कुछ अणु यहां पर आते जाएं। और जब ऐसी स्थिति होगी कि ठोस के पृष्ठ से अणुओं के निकलने की संख्या, जिस घटना को हम कह रहे हैं विशोषण, तथा ठोस के पृष्ठ पर गैस के अणुओं के आने की क्रिया जिसे हम क्या कह रहे हैं, अधिशोषण, जब ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, साम्यावस्था कहेंगे। दूसरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात में फिर हम चर्चा करें। तीसरी चर्चा ये, इसने इंपॉर्टेंट बात ये कही कि इस क्रिया में, अधिशोषण की क्रिया में, जो अधिशोष्य गैस होती है वो ठोस की केवल पहली एकल परत पर ही अधिशोषण की क्रिया करती है। तो क्या कहा तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कि अधिशोषक की पहली परत पर ही
अधिशोषण की क्रिया, अधिशोषण की क्रिया घटित होती है, घटित होती है। तो इसके अलावा कुछ और हाइपोथेसिस हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब फिलहाल हम इन्हीं तीनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लैंगम्यूर ने जो कह सकते हैं एक फार्मूला ड्राइव किया था, पहले सबसे पहले उस फार्मूले को ड्राइव करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक वक्र का निर्माण करेंगे, जैसे कि हमने क्या करा था फ्राइडलिक वाले अपने टॉपिक में करा था। तो ठीक वैसे ही कर रहे हैं। तो अब किस किस चीज को आपको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले इस वाले टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। साम्यावस्था पर अधिशोषण तथा विशोषण की क्रिया बराबर होती है, और क्रिया की जगह मैं लिख लेता हूं यहां पर दर। क्रिया की जगह क्या लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं दर। अधिशोषण की दर का अर्थ है कि अधिशोष या गैस के अणुओं का यहां पर आने की दर, कितनी तेजी से आ रहे हैं एक सेकंड में। विशोषण की दर का अर्थ है कि इस ठोस के पृष्ठ से, अधिशोषक के पृष्ठ से कितनी तेजी से अणु बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो साम्यावस्था में ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहले हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ चीजें मानी जाएगी। हमने कहा माना अधिशोषक के पृष्ठ पर किसी क्षण हम लिखते हैं थीटा, और साथ में लिख रहे हैं क्या चीज, अधिशोषण स्थल। थीटा अधिशोषण स्थल भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये थीटा कहां से आ गया। देखिए थीटा इस डेरिवेशन में एक चर माना गया है, एक वेरिएबल माना गया है। और थीटा क्या चीज है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। मैंने कहा मान लेते हैं यहां पर जैसा मैंने डायग्राम बनाया है, यहां खांचों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल खांचे कितने हैं, 7। इसमें से कितने खांचे हैं जिस पर अधिशोष या गैस के अणु आकर भरे हुए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। तो 7 खांचों में से हम कह सकते हैं 4 खांचे क्या है, भरे हुए हैं। तो ये जो थीटा है वो इसी को बताता है कि कितने खांचे भरे हुए हैं, और उनकी संख्या ये मैंने यहां पर इसको थीटा से प्रदर्शित किया है, और संख्यात्मक रूप में इस डायग्राम के अनुसार कहूं तो वो संख्या कितनी, 4। तो बस हमने क्या करना है, क्योंकि ठोस के पृष्ठ पर तो संख्या असंख्य होगी, बहुत सारी होगी, तो हम कह सकते हैं कि थीटा वह अधिशोषण स्थल है, वह खांचे हैं जो कि अधिशोष्य के अणुओं के द्वारा भरे हुए हैं। तो ये एक चर है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो हम कहें तो क्या लिखते हैं, अतः अधिशोषण की दर, अधिशोषण की दर, और अधिशोषण की दर को आर ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ए यानी कि एडॉप्शन। तो आर ए बराबर क्या आ जाएगा, आर ए अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए जो अधिशोषण की दर होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो इसके ऊपर जो दाब है वो कितना है। तो यदि मैं कहूं दाब का मान कितना है, पी है, तो यदि इसको आप चाहें तो कैपिटल से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल पी ले लिया तो आर ए अनुक्रमानुपाती है पहला, तो पी के। दूसरी बात आर ए अनुक्रमानुपाती होगा उपलब्ध, हम कह सकते हैं खांचों की संख्या, कि कितने खांचे रिक्त हैं। भाई अधिशोषण की क्रिया क्या है, ऊपर से अणु आकर के इन खांचों में आएंगे ना, खांचों के अंदर घुसेंगे ना, तो अधिशोषण कितनी तेजी से होगा ये इस बात पर निर्भर है कि ठोस के पृष्ठ पर ये खांचे कितने खाली हैं। यदि खांचे ज्यादा खाली होंगे तो अधिशोषण की दर तेज होगी, और यदि खांचे खाली ही नहीं होंगे तो अधिशोषण कहां से होगा। तो इसलिए कह रहे हैं अधिशोषण की जो दर है उपलब्ध खांचों की संख्या पर भी निर्भर करती है, और इसी को हमने यहां पर क्या नाम दिया है, अधिशोषण स्थल की संख्या। तो क्या लिखेंगे, आर ए अनुक्रमानुपाती होगा उपलब्ध या रिक्त अधिशोषण स्थल की संख्या। पूरा ही लिख लिया हमने, इन दोनों बातों पर निर्भर करेगा। और उपलब्ध रिक्त या अधिशोषण कितना होगा, यदि मैं कहूं कि यह पृष्ठ पर कुल जो अधिशोषण स्थल है वो 1 है, और उसमें से थीटा क्या है, भरे हुए हैं, तो रिक्त कितने हो जाएंगे,
तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, यदि कुल उपलब्ध या कुल अधिशोषण स्थल एक है तथा उसमें से थीटा अधिशोषण स्थल भरे हुए हैं तो रिक्त अधिशोषण स्थल कितने हो जाएंगे? रिक्त अधिशोषण स्थल। भाई कुल कितना मान लिया मैंने कहा एक है, उसमें से कितने भरे हुए हैं? थीटा भरे हुए हैं, तो खाली कितने हैं? कुल में से भरी हुई की संख्या को घटा देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? 1 माइनस थीटा, इसके बराबर आएगा। बस यही यहां पर हमने लिखना है। यह संख्या किसके बराबर आई? 1 माइनस थीटा के बराबर आएगी। अब इन दोनों को यदि हम क्या कर लें, आपस में जोड़ दें, मिला दें, तो आर ए, ये डायग्राम ऊपर का अलग है, तो क्या आ जाएगा? आर ए अनुक्रमानुपाती होगा पी इंटू, साथ में क्या आएगा? 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया तो कांस्टेंट ले लिया हमने के ए यानी कि अधिशोषण, एडॉप्शन, तो के ए साथ में पी इंटू 1 माइनस थीटा के बराबर आ गया। और इसे मान लिया ये है समीकरण 1, ये आ गई। अब हम चलते हैं विशोषण को समझने के लिए कि विशोषण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में डिसऑप्शन कहा जाता है। डिसऑप्शन, DE यहां पर लिख लेते हैं, ये मैंने लिखा है डिसऑप्शन, विशोषण। तो विशोषण की क्रिया क्या है कि इसके पृष्ठ से जो ये भरे हुए हैं अणु, ये अणु इन खांचों से निकल करके ऊपर की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? विशोषण कहलाएगी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये क्रिया यहां से यहां पर आई तो ये हमारी कहलाती है अधिशोषण, शोषण। और यहां से यदि ये निकल करके बाहर चले जाए तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? विशोषण। बस इन बातों को आपने ध्यान रखना है। तो जैसे हमने अधिशोषण की दर ज्ञात करी थी, वैसे ही हम विशोषण की दर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं अतः या विशोषण की दर, और जो विशोषण की दर है जिसे हम प्रदर्शित करेंगे आर, और ये डिसऑप्शन है तो इसलिए आर डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। तो विशोषण की दर आर डी अनुक्रमानुपाती होगी किसके? अब खुद ही समझिए। विशोषण का क्या अर्थ क्या है कि ये भरे वाले जो खांचे हैं यहां से अणु बाहर निकलेंगे, किसके? अधिशोषी या गैस के। तो विशोषण कब ज्यादा होगा? तब ज्यादा होगा ना जब जितने ज्यादा अणु यहां पर भरे हुए होंगे। अरे भाई मैं आपसे ये कहूं कि मुझे खांचों में से ज्यादा क्या निकालना है? इन अणुओं को बाहर निकालना है। तो ज्यादा से ज्यादा अणु मैं बाहर निकालूंगा, वो किस बात पर निर्भर करेंगे? इस बात पर निर्भर करेंगे ना कि ये भरे हुए कितने हैं। यदि ये ज्यादा भरे हुए ही नहीं होंगे तो मैं निकालूंगा क्या? मेरे निकालने की गति इस बात पर भी तो निर्भर करेगी ये कितने भरे हुए हैं। मान लो जमीन पर हम कह सकते हैं कि आप जिस कमरे पे हो वहां पर हजारों बॉलों जमीन में पड़ी हुई है, आपको कहा जाए कि भाई उठा करके अपने एक डब्बे में डालनी है, तो हम कहें 1 मिनट में कितनी डालोगे? यदि 1000 बॉलें हैं तो आप नीचे झुकोगे, फटाक से उठा करके डब्बे में डालोगे, उठाओगे डब्बे में डालोगे, तो 1 मिनट में ज्यादा बॉलें भरेंगी। और दूसरी बार मैं कहूं कि जमीन में केवल 5-6 बॉलें ही हैं और बड़े हॉल में एक उधर पड़ी हुई है, तब आपको कहा जाए तो आप क्या करोगे? जमीन में उठोगे, एक बॉल उठाकर डालोगे, फिर भागोगे दूसरी बॉल के लिए, तो वो डब्बा पहले की अपेक्षा कम भरेगा। वही बात यहां पर है विशोषण की, क्योंकि यहां से अणु बाहर निकल रहे हैं। विशोषण ये चीज है, यह घटना है, इसलिए विशोषण की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने खांचे भरे हुए हैं, यह इस पर निर्भर करेगी। जबकि अधिशोषण की घटना इस बात पर निर्भर करती थी कि कितने खांचे खाली हैं। तो क्या लिखेंगे? विशोषण की जो दर है वो अनुक्रमानुपाती होगी भरे हुए अधिशोषण स्थल की संख्या पर, यानी कि आर डी अनुक्रमानुपाती होगी। अब भरे हुए कितने हैं? भरे हुए तो मैंने पहले लिख लिया, कितने हैं? पृष्ठ पर किसी क्षण थीटा अधिशोषण स्थल भरे हुए हैं, तो ये अनुक्रमानुपाती किसके होगा? थीटा के। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आर डी
बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के। अब यहां पर ए अधिशोषण के लिए एड्सॉर्प्शन आ रहा था, यहां क्या आ जाएगा डिसॉर्प्शन आएगा, यानी कि के डी ले लेंगे इसे, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा यहां पर थीटा। ये वाली होगी हमारी समीकरण 2, ये आ गई। अब देखिए समीकरण 1 हमें अधिशोषण की दर को बताती है, दूसरी समीकरण विशोषण की दर को बता रही है। अब इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साम्यावस्था पर अधिशोषण तथा विशोषण की दरें बराबर होती हैं। तो इस कंडीशन को हम लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे के बराबर रखेंगे साम्यावस्था के समय पर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो दो इक्वेशंस निकाली, एक अधिशोषण की दर के संदर्भ में और दूसरी हमने निकाली थी विशोषण की दर के संदर्भ में, जो कि हमारी थी आर ए, जो कि अधिशोषण की दर थी आर ए बराबर के ए 1 माइनस थीटा, पहली इक्वेशन, और दूसरी जो हमारी विशोषण की दर थी आर डी, वो बराबर के डी इंटू थीटा के बराबर थी। अब हमने कहा था साम्यावस्था पर अधिशोषण की दर विशोषण की दर के बराबर होती है। साम्यावस्था का अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए कि जब हमने ऊपर से गैस पर दाब डाला तो ये जो अणु थे ये सब इन जगहों पर इन्होंने भर लिया, ये सब जगह भर गई, ये भी भर गई, ये भी भर गई, ये भी भर गई, सारे अणु भर गए, सारे जो खांचे थे अधिशोषण स्थल थे सब भर गए। तो अब भाई ये नए अणु ऊपर से दाब लगाएंगे, नए अणुओं को कहां जगह मिलेगी, तो वो तभी संभव है कि अधिशोषण आगे तभी जारी रहेगा कि जब यहां से विशोषण की घटना शुरू हो जाए, कि यहां से क्या हो, ये बाहर निकलने शुरू हो जाएं। जब ये बाहर निकलेगी ये जगह रिक्त हो जाएगी, ये जगह रिक्त होगी तो ऊपर से बाहर निकलने की घटना क्या है, विशोषण, और ऊपर से जैसे ही ये रिक्त होगी ऊपर से अणु आकर के इसकी जगह को घेर लेगा। ठीक इसी प्रकार से किसी दूसरे स्थान से भी क्या होगा, विशोषण की घटना होगी, यानी कि अणु जो खांचे में था वो बाहर निकलेगा, ऊपर से नया अणु आकर के इसको घेर लेगा। तो इस अवस्था को कहेंगे साम्य अवस्था। और ऐसी अवस्था पर जो अधिशोषण की दर होती है वो विशोषण की दर के बराबर होगी। जितनी संख्या में अणु खांचों से बाहर निकलेंगे उतनी ही संख्या में जो गैस के अणु होंगे वो उन खांचों में प्रवेश करेंगे। तो अधिशोषण की संख्या विशोषण की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी, और हम कहेंगे उनकी दरें भी आपस में बराबर होगी। किस स्थिति में, साम्यावस्था में। तो लिख रहे हैं साम्यावस्था में, साम्यावस्था में लिखते हैं अधिशोषण की दर, अधिशोषण की दर बराबर होगा विशोषण की दर, विशोषण की दर के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं आर ए बराबर किसके होगा, आर डी के। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान रखिए क्या आ जाएगा, मान रखें तो पहली हमारी समीकरण क्या है, आर ए बराबर, ये आ गया आर ए की वैल्यू क्या आ गई, के ए 1 माइनस थीटा, और इसके साथ में आपको पता हो एक पी और था, यहां पर हमारा आता था पी ए, ये आ गया के ए पी इंटू 1 माइनस थीटा, तो इसके बराबर आ गया। यहां पर लिख लेते हैं के ए इंटू पी 1 माइनस थीटा बराबर होगा, समीकरण 2 हमारी क्या है, के डी इंटू थीटा, क्या आ जाएगा, के डी इंटू थीटा के बराबर आ गया। अब इसे सॉल्व करना है हमने, तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, हमारा मोटिव क्या है ये समझिए समीकरण को। इसमें हम चाहते हैं थीटा जो कि अधिशोषण की दर है उसको हमें सेपरेट निकालना है, उसके फंक्शन को, और उससे रिलेट करके देखना है कि जो दाब है वो किस प्रकार से बदल रहा है। यानी कि आपको थीटा की वैल्यू को निकालना है, किसके पदों में, दाब के पदों में, ये हमारा मोटिव है। तो यहां दो जगह जो थीटा आ रहा है वहां से एक जगह का थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा के ए तो यहां पर था, ये के डी को इसके नीचे ले गए, यहां पर पी और था, 1 माइनस थीटा को इधर ले जाएं तो थीटा अपन क्या आ जाएगा, 1 माइनस थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, मैं दोनों को पलट रहा हूं, दोनों को पलट देंगे तो जो अंश का है वो हर में आ जाएगा, जो हर का है वो अंश में जाएगा। तो के डी कहां है, हर में, ये अंश में गया, तो क्या आ जाएगा, के डी अपॉन अंश में क्या था, के ए, और पी था वो हर में आ गया, इसको भी हमने पलट दिया तो क्या आ गया, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा। और जिन बच्चों को ये समझ में ना आ रहा हो वो ऐसे कह सकते हैं कि 1 माइनस थीटा को इधर ले गया और थीटा को नीचे, और के ए पी को इधर ले गया और के डी को ऊपर, ब्रज गुणन कर दिया एक प्रकार से, तो ये इस पर के बराबर आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा के डी अपॉन के ए इंटू पी बराबर,
1 माइनस थीटा अपॉन थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा। तो क्या आ जाएगा के डी अपॉन के ए इंटू पी बराबर 1 अपॉन थीटा, और थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। मुझे तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 को इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा के डी बटे के ए इंटू पी, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन थीटा। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, नीचे एल्शियम क्या आ जाएगा के ए पी, ऊपर तो के डी का के डी ही रहेगा, इस के ए पी की यहां पर गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा के ए इंटू पी। मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा आपको। यदि ये हमारे पास यहां 1 था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1, तो ये के ए पी और ये 1 इन दोनों की गुणा कर दूं तो ये एल्शियम बन गया। इस 1 की यहां गुणा कर दी तो के डी आ गया, और के ए पी की इस 1 में गुणा करेंगे तो के ए पी आ गया, ब्रज गुणन कर लिया तो ये इस प्रकार से आ गया बराबर किसके आ गया 1 अपॉन थीटा के। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन थीटा की नहीं चाहिए, फिर से इनको पलट दिया, या आप कह सकते हैं इसकी यहां गुणा कर दीजिए, इसको पूरा हर में ले जाएं तो क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ये के ए पी ऊपर चले गया के ए पी, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया के डी प्लस के ए पी, ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट है ये बिखरा हुआ है, थोड़ा सा इसको हिसाब से रखें। तो मैंने के डी को कॉमन ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा थीटा बराबर ऊपर आ गया के ए पी, नीचे मैंने के डी कॉमन ले लिया तो यहां के डी की जगह क्या आ गया 1 प्लस। अब आप कहोगे सर यहां पर तो के डी है ही नहीं, तो के डी नहीं है तो मैं ऐसे तो कर सकते हैं के डी के ऊपर गुणा कर दिया और के डी के नीचे गुणा कर दी इस वाले पद में। अब ऊपर वाला के डी, ये यहां पर भी के डी है, यहां पर भी के डी, ये के डी कहां गया बाहर, तो नीचे वाला के डी रह जाएगा। तो वो कैसे आ जाएगा, ये है के ए, नीचे क्या आ गया के डी, और यहां पर हमारा साथ में क्या आ गया पी, ये ऐसे आ गया। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं के ए अपॉन के डी, तो फिर से इसको लिखें, ये आ गया थीटा इज इक्वल टू ऊपर आ गया के ए अपॉन, ये के डी को भी ऐसे ले जाऊं तो ये आ जाएगा के ए अपॉन के डी, एक साथ लिख लिया, साथ में ऊपर क्या है पी, नीचे क्या आ गया 1 प्लस ये आ गया के ए अपॉन के डी, के ए अपॉन के डी, और साथ में हमारा क्या आ गया पी आ गया, ये आ गया। अब ये दोनों के दोनों क्या है कांस्टेंट थे, के ए अधिशोषण का हम कह सकते हैं जो फंक्शन था, स्थिरांक था वो था, और के डी क्या था विशोषण का स्थिरांक था। तो ये दोनों कांस्टेंट ही हैं तो इनका अनुपात भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो हम लिखते हैं यदि हम माना के ए अपॉन के डी को मैं के बराबर ले लूं तो इस वाले समीकरण को कैसे लिख सकता हूं, थीटा बराबर के ए अपॉन के डी क्या हो गया के, तो के पी अपॉन नीचे क्या गया 1 प्लस ये के ए अपॉन के डी फिर से के बराबर, और नीचे क्या गया, और यही हमारा क्या है जो हम कह सकते हैं जो थीटा की जो वैल्यू होगी वह किसके बराबर होगी, के पी अपॉन 1 प्लस के पी के बराबर होगी। अब ये जो थीटा है ये हमें क्या क्या चीजें समझाएगा और देखेंगे ये किस प्रकार से जो फ्राइंडलिक का हमारा फॉर्मूला था वह उससे कैसे मैच खाता है। आप ध्यान रखिएगा, हमने फ्राइंडलिक का फॉर्मूला लिखा था, फ्राइंडलिक के अनुसार जो होता था हमारा, जिसे हम x अपॉन m लिखते थे, वह बराबर होता था कांस्टेंट k और p की पावर 1 अपॉन n के। यह फ्राइंडलिक का फार्मूला होता था। ये जो थीटा है ये वास्तव में x अपॉन m के ही इक्विवेलेंट है, ये ध्यान रखना इसको। ये दोनों चीजें थीटा और x अपॉन m अलग अलग चीजें नहीं है। वहां m क्या होता था, वहां m होता था अधिशोषक का जो स्थल होता था, अधिशोषक स्थल, उसके द्रव्यमान की मात्रा होती थी, और x होती थी कि जो गैस अधिशोषक के अणु उनमें स्थित हैं उनकी मात्रा होती थी। तो उसका जो रेशियो है वो वास्तव में थीटा के ही इक्विवेलेंट होगा। अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहां से कैसे फ्राइंडलिक का फॉर्मूला निकल के आता है इसे देखते हैं। हम कहते हैं पहली कंडीशन यहां पर ले रहे हैं, यदि दाब कम हो, यदि दाब कम है यानी कि P का मान क्या है, कम। अब इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को ये 1 2 हो गई थी, इस समीकरण को हमने मान लिया समीकरण 3 है। तो इस समीकरण में यदि दाब P का मान कम हो तो हर क्या होगा, ये P का मान बहुत कम है तो P की कांस्टेंट K में गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो भी कम ही आएगा। हम कहें कि 100 में 0.0001 की गुणा करें तो मान क्या होगा, 1 से भी कम आएगा।
तो वही बात यहां हो रही है, यदि दाब कम है तो Kp का जो मान होगा वो अत्यधिक सूक्ष्म होगा, और जब उसको 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा मान, 1 के ही बराबर आएगा। तो लिखेंगे यदि दाब कम हो तब 1 प्लस Kp लगभग बराबर होगा किसके, 1 के बराबर, क्योंकि P की वैल्यू कम है तो P की जिसका मान कम है उसकी K में गुणा करेंगे तो मान का और कम आएगा। तो हम कहेंगे 1 को इसके साथ जोड़ेंगे तो लगभग मान 1 के ही बराबर आएगा। तो ये मान इस समीकरण में रखें तो सीधे देख रहे हैं थीटा बराबर किसके आ गया, Kp के बराबर आ गया, यानी कि P की घात कितनी है यहां पर, 1। ये बात समझ में आ गई कम दाब पर। दूसरा हम सेकंड केस ले रहे हैं, यदि दाब अधिक हो, यदि दाब अधिक हो, यदि दाब अधिक होगा तो अब P का मान क्या हो गया, ज्यादा। ध्यान रखिए P का मान क्या हो गया, ज्यादा। जब P का मान ज्यादा होगा तो K गुणा P का मान काफी ज्यादा होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो मान Kp के ही बराबर होगा। मैं कहूं मेरे पास K का मान है 1 और P का मान है 1000, तो 1000 में 1 की गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा ना, और उस 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 आएगा, जो कि 1000 के ही बराबर होगा। मेरी बात को समझिएगा, यहां इन्हीं ये वेरिएबल आपको समझने होते हैं जिनसे आपके हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, और यही से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो इन कंडीशंस को समझिए तो चीजें काफी आसान लगेगी आपको। सेकंड क्या है, यदि दाब अधिक है तो दाब P का मान अधिक होगा तो अधिक चीज की K में गुणा करूंगा तो मान ज्यादा ही आएगा, उस ज्यादा में केवल 1 को जोड़ूंगा तो मान किसके बराबर होगा, वो ज्यादा ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस Kp लगभग बराबर किसके होगा, Kp के होगा। तो समीकरण 3 से, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, तो लिखते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में 1 प्लस Kp को Kp के बराबर रखूंगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, Kp अपॉन Kp। इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया, 1। और थीटा बराबर 1 आने का अर्थ क्या है कि थीटा बराबर Kp की घात 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये क्या होगी, सेकंड केस आ गया। थर्ड केस में ले रहा हूं, यदि दाब मध्यम हो तो हम क्या कहें, तीसरा, यदि दाब मध्यम हो। अब यदि दाब मध्यम होगा तो इसका अर्थ है कि थीटा का मान Kp की घात 1 था जब दाब क्या था, कम, और जब दाब बहुत ज्यादा था यानी कि दाब अधिक था तो थीटा का मान Kp की घात 0 था। इसका अर्थ है कि यदि दाब मध्यम होगा तो थीटा का मान इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यहां पर भी K है, यहां पर भी K है, यहां पर भी P है, यहां पर भी P है। अंतर किसमें, घात में। यहां घात 1 है, यहां है 0। इसका मतलब घात का मान 1 से 0 के बीच में होगा। और आप देख रहे हैं ये फाइनलिक की इक्वेशन कहती है Kp की घात 1/n, और 1/n का मान या तो 0 होता है या फिर 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के क्या होता है, बीच में होता है। तो इसी चीज को हम यहां लिख रहे हैं, अतः थीटा बराबर K, P की घात हम क्या ले लेंगे, 1/n, जहां 1/n का मान 0 व 1 के बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा। और यही समीकरण तो हमारी फ्रेंडलिक की इक्वेशन है। तो इस प्रकार बस आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो थीटा है, यहां x/m है। हम अभी इसी बात पे फिर चर्चा करेंगे कि थीटा जो है वो x/m के ही अनुक्रम अनुपाती, ये दोनों एक ही चीज हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो यहां से हमने इस थ्योरम से यह समझा कि किस प्रकार से जो फाइनलिक की इक्वेशन होती है वो हमारी लैंगमर की इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों एक ही बात को समझा रहे हैं कि यदि ताप कांस्टेंट है तो अधिशोषण की क्रिया दाब के हम कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है और दाब पर निर्भर करती है। और निर्भर भी इस प्रकार से पड़ती है कि कम दाब पर फार्मूला अलग होता है, अधिक दाब पर फार्मूला अलग होता है, और मध्यम दाब पर फार्मूला अलग होता है। तो कुल मिलाकर के जो फार्मूला निकलता है Kp की घात 1/n के बराबर होती है, जहां 1/n बराबर का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से लैंगमर की इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंडलिक की इक्वेशन को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए। फिर हम दो चीजें करेंगे, एक तो आपको यह बताएंगे कि थीटा x/m से किस प्रकार से संबंधित होता है, पहली बात। फिर दूसरा, जो हमारे लैंगमर की जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के बेस्ड में हम क्या करेंगे, जो ग्राफ होगा, जो वक्र होगा, उसका निर्माण करेंगे।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि जो थीटा का जो मान था, जो हमारी लास्ट दो इक्वेशन थी, वो थीटा बराबर केपी अपॉन 1 प्लस केपी के बराबर थी, और साथ ही हमने वहां फ्राइडलिक की समीकरण लिखी थी एक्स अपॉन एम बराबर के पी की घात 1 अपॉन एन। ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि लैंगम्यूर की समीकरण से, लैंगम्यूर के एक्सप्रेशन से कैसे हम फ्राइडलिक के द्वारा दी गए जो एक्सप्रेशन है उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। अब हमें समझना है दो चीजों को कि x अपॉन m के साथ ही किस प्रकार से रिलेटेड होता है, पहली बात, और दूसरा हमें यह समझना है कि ये जो लैंगम्यूर यदि वक्र बनाए, लैंगम्यूर का वक्र बनाए दाब के सापेक्ष, तो वो किस प्रकार से आएगा। इन दो चीजों को अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम लिखते हैं जो हमारे पास थीटा होता था। देखिए थीटा क्या चीज थी, थीटा थी अवशोषण स्थल की, जो अवशोषण स्थल जो थे उनकी संख्या थी कि कितने अवशोषण स्थल भरे हुए थे। मैंने कहा यदि कुल मिलाकर के 10 थे तो 10 में से कितने भरे हुए थे, 7 यदि भरे हुए हैं तो वो जो 7 थी उसी को मैंने कहा था थीटा से रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो भरे हुए स्थलों की संख्या है वो वास्तव में x अपॉन m के ही इक्विवेलेंट होती है। तो हम लिखते हैं चूंकि x अपॉन m अनुक्रमानुपाती है थीटा के, ये एक ही चीज हमने कहा। तो यदि अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट आप पे डिपेंड है क्या लीजिएगा। हम यहां पर कांस्टेंट ले रहे हैं, मान लेते हैं स्मॉल के कांस्टेंट ले लिया, तो साथ में अनुक्रमानुपाती निशान हटाया, कांस्टेंट आ गया स्मॉल के, साथ में क्या आ गया थीटा। अब समीकरण 5 से यदि थीटा का मान यहां पर रखें, लिखते हैं समीकरण 5 से थीटा का मान रखने पर, तो मान रखें तो क्या आ जाएगा x अपॉन m बराबर स्मॉल के, और ऊपर क्या है यहां पर कैपिटल के, साथ में क्या आ गया p, नीचे आ गया 1 प्लस कैपिटल के p, इसके बराबर आ गया। अब ए वाली समीकरण मान लेते हैं छठवीं समीकरण है हमारे पास। अब यहां पर हम देख रहे हैं दो कांस्टेंट एक साथ आ रहे हैं, स्मॉल के की मल्टीप्लाई हो रही है कैपिटल के में। स्मॉल के भी कांस्टेंट है, कैपिटल के भी कांस्टेंट है। एक स्थिरांक की दूसरे स्थिरांक में गुणा होगी तो एक स्थिरांक ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो हम ये लिखते हैं माना स्मॉल के इंटू कैपिटल के बराबर हम ले रहे के डैश के बराबर, एक नए स्थिरांक के बराबर। इसकी वैल्यू को यहां रखें समीकरण 6 में, तो लिखते हैं x अपॉन m बराबर स्मॉल के कैपिटल के किसके बराबर आ गया, के डैश के बराबर आ गया, और साथ में ऊपर क्या आ गया, इन दोनों की जगह आ गया के डैश, ऊपर आ गया p, और नीचे हमारा आ जाएगा 1 प्लस के पी, ये आ गया। और यही हमारा क्या है फॉर्मूला यहां पर निकल गया। अब इस वाले फार्मूले को अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। बस दर्शाने में अंतर क्या है कि हमने यहां कांस्टेंट के डैश और के लिया है, बहुत सी जगहों पर ए तथा बी लिया है। तो इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहां लिख दें यदि के डैश बराबर मैं ले लूं ए और के बराबर मैं क्या ले लूं बी, तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा x अपॉन एम बराबर ए इंटू पी बटे 1 प्लस बी इंटू पी। ये ऑप्शनल चीज बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं है आपको यहां लिखनी है। मैं कह रहा हूं कुछ और बुक्स में यदि ए और बी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, के ए के बी के भी रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप के डैश को के ए ले लीजिए और के को के बी ले लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। या के डैश को ए ले लिया, के को बी ले लिया, तो फॉर्मूला इस प्रकार से आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कांस्टेंट कैसे लेने हैं, कैसे उनको दर्शाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया इस प्रकार से। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि दाब के साथ ये कैसे चेंज हो रहा है। तो इस वाले समीकरण में इसको ही आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं। इस पी को इसके नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा x अपॉन एम बटे ये वाला p नीचे चले गया, बराबर किसके आ गया के डैश बटे 1 प्लस के इंटू पी के बराबर। इन दोनों को पलट दें तो इस p को ऊपर ले गया, p अपॉन x अपॉन एम बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस के पी बटे किसके बराबर आ गया, के डैश के बराबर आ गया। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। ये हम इसको चेंज कर रहे हैं एक सरल रेखा के समीकरण के रूप में, और उसी को हम क्या करेंगे वक्र के रूप में जब दर्शाएंगे तब हम क्या करेंगे वक्र का निर्माण करेंगे, कैसे दाब के साथ x अपॉन एम का जो फैक्टर है वो चेंज होता है। तो इसको अब सॉल्व करें तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन के डैश प्लस के अपॉन के डैश इंटू पी। तो क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं p अपॉन
एक्स बटे एम बराबर, यह आ गया 1 अपॉन के डैश। और इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं के अपॉन के डैश को पहले लिख लिया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भरोसा नहीं, पता चला आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो ऐसे ही लिख रहा हूं 1 अपॉन के डैश पहले लिख रहा हूं, प्लस क्या गया के पी अपॉन के डैश, के पी अपॉन के डैश। अब मैं इनको आगे पीछे लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी अपॉन एक्स अपॉन एम बराबर, इसको मैंने आगे लिख लिया तो इसको लिख सकता हूं के अपॉन के डैश इंटू पी, और पीछे लिख लिया प्लस 1 अपॉन के डैश, ऐसे लिख सकता हूं। अब हमें वक्र खींचना है और इसको मैं एक सरल रेखा के समीकरण से इसकी तुलना कर रहा हूं। हम लिखते हैं सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण हमने लिखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब कौन सी चीज क्या है, देखिए y किसके बराबर है, p अपॉन एक्स अपॉन एम। m जो क्या होता था रेखा का ढाल, वो है k अपॉन के डैश के बराबर। x अक्ष पर क्या लेंगे, p यानी कि दाब, और ये जो c होता था जिसे हम कहते हैं अन्तःखंड की लंबाई, वह हमारा 1 अपॉन के डैश के बराबर है। अब यदि ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये हमारी y अक्ष हो गई और ये वाली हमारी होगी x अक्ष। तो देखिए y अक्ष पर क्या है, p बटे एक्स अपॉन एम, तो p बटे एक्स अपॉन एम, ये हमने y अक्ष पर ले लिया, ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या हो रहा है, इसका मान बढ़ रहा है। और यहां पर देखिए, यहां पर p की जगह क्या आया, x, तो यानी कि x अक्ष पर क्या लेना है, p, यानी कि दाब इधर की ओर बढ़ रहा है। अब c का मान है 1 अपॉन के, इसका अर्थ है कि ये जो ग्राफ आपने बनाना है वो मूल बिंदु 0 से नहीं बनाना है, ये 0 से तब बनता है यदि c का मान यानी कि इस पद का मान 0 होता। ये केवल y बराबर mx के रूप में होती तब ये जो सरल रेखा बनती वो मूल बिंदु 0 से चलती, लेकिन यहां पर 1 अपॉन के या c का मान आ गया तो इसकी जो लंबाई होगी यहां से हम चेक करेंगे, ये हमारा होगा 1 अपॉन के बराबर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी ये 1 अपॉन के बराबर होगी, के डैश है तो के डैश के बराबर होगी। ये ऊंचाई कितनी होगी, 1 अपॉन के डैश। और अब हमारी यहां से रेखा शुरू होगी, और रेखा को किस प्रकार से लिखेंगे, ये रेखा हमारी इस प्रकार से आएगी, और ये जो रेखा होगी इस रेखा का जो ढाल होगा जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेखा का ढाल m, तो देखिए m की जगह क्या आया, k अपॉन के डैश, तो ये आ गया k अपॉन के डैश। बहुत सी जगह पर इसको ऐसे भी प्रदर्शित किया गया है, ऐसे एक सीधी रेखा ऐसे खींच दी y अक्ष के समांतर, एक x अक्ष के समांतर रेखा ऐसे खींच दी, और यहां हमने क्या ले लिया, एक थीटा तो नहीं लेंगे क्योंकि यहां पहले से एक हमारे पास वेरिएबल है थीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा ले लिया, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर m बराबर k अपॉन के डैश। तो ये क्या है, रेखा का ढाल को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम लैंगमुइर की जो हमारा समतापी अधिशोषण है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एग्जाम में यदि आपसे उसका हम कहें कि वक्र खींचने के लिए आए तो आप इस प्रकार से उसे दर्शाएंगे, और यदि ये प्रूफ करने के लिए आए कि दर्शाइए लैंगमुइर की जो समीकरण से है उससे हम फाइनलिक के समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह भी आपको क्या करना पड़ेगा, दर्शा सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया। तो प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम कह सकते हैं केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फाइनलिक का समझ में आ गया होगा तो आपको लैंगमुइर का भी आसानी से समझ में आएगा, अधिशोषण, समतापी अधिशोषण। तो यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।